नमस्ते। मैं हूं अंकित सर और स्वागत है आज के इस जीके चैलेंज में। आज हम लोग संविधान के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल को समझने वाले हैं, वो भी एक क्विज के अंदाज में। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत के नक्शे को, उसकी बाउंड्रीज को बिना किसी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कैसे बदला जा सकता है। और इसका जवाब छिपा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 4 में। आइए इसी को आज समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले राउंड से, जिसका नाम है मूल बातें। इसमें हम आर्टिकल 4 की पहचान और उसके मकसद से जुड़े कुछ बेसिक सवाल देखेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 आखिर किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस हैं ए नागरिकता, बी मौलिक अधिकार, सी पूरक प्रावधान या फिर डी आपातकाल। बताओ क्या लगता है? सर थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है बी फंडामेंटल राइट्स। नहीं बेटा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पूरक प्रावधान। ओहो, देखो, ये आर्टिकल उन कानूनों को असलियत में लागू करने में मदद करता है जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनते हैं, मतलब नए राज्य बनाने या शामिल करने वाले कानून। अच्छा, अब समझ में आया सर। बहुत बढ़िया, गलती करके ही तो सीखते हैं, चिंता की कोई बात नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 4 एक तरह का सपोर्टिंग एक्टर है, जो मेन एक्टर्स यानी आर्टिकल 2 और 3 को अपना काम करने में हेल्प करता है। ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है आर्टिकल 4 संविधान के किस पार्ट के अंडर आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 या डी भाग 4। ये वाला तो मुझे पक्का पता है, ऑप्शन ए भाग 1। बिल्कुल सही। सही जवाब है ऑप्शन ए। यस। पार्ट 1 डील करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से, यानी संघ और उसके क्षेत्र से। जी सर, शाबाश, ऐसे ही फोकस बनाए रखो। तो अब ये क्लियर है कि आर्टिकल 4 संविधान के पार्ट आई का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो हमारे देश के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। चलिए अब अगले राउंड में चलते हैं, जहां चीजें थोड़ी और मजेदार होने वाली है। तो ये रहा हमारा दूसरा राउंड, संशोधन की पहेली। अब जो सवाल आने वाले हैं वो आर्टिकल 4 के सबसे ट्रिकी और इंटरेस्टिंग पहलू के बारे में है। सवाल है, आर्टिकल 4 के तहत अगर कोई बदलाव करना हो तो उसके लिए किस तरह की मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है? ऑप्शंस ध्यान से सुनना। ए विशेष बहुमत, बी जनमत संग्रह, सी साधारण बहुमत या फिर डी सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। उफ सर, ये वाला तो थोड़ा ट्रिकी है। क्या ये ए स्पेशल मेजॉरिटी होगा? अच्छा गेस था, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन सी साधारण बहुमत। अरे बस सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, और पता है यही चीज आर्टिकल 4 को इतना फ्लेक्सिबल बनाती है। मतलब संसद बड़ी आसानी से एक सिंपल वोटिंग से राज्यों की बाउंड्री बदल सकती है। वाह, ये तो कमाल की बात है सर, है ना? बस ऐसी ही जरूरी बातें दिमाग में रखनी है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल मेजॉरिटी, यानी पार्लियामेंट में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा का सपोर्ट चाहिए। ये प्रोसेस को बहुत आसान बना देता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आर्टिकल 4 की असली ताकत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि इनमें से किस चीज को आर्टिकल 368 के तहत एक प्रॉपर अमेंडमेंट नहीं माना जाता। आपके ऑप्शंस हैं ए मौलिक अधिकार, बी राज्यों का पुनर्गठन, सी आपातकालीन प्रावधान या डी नागरिकता। थोड़ा सोचने के बाद मुझे लगता है कि इसका जवाब बी राज्यों का पुनर्गठन है। बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हाँ, आर्टिकल 4 में ये बात एकदम साफ साफ लिखी है कि राज्यों की रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कानूनों को फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, जिसके लिए आर्टिकल 368 के तहत एक बहुत सख्त प्रक्रिया होती है। अब ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया सर। वेरी गुड, तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और यही वो पॉइंट है जो आर्टिकल 4 को इतना यूनिक बनाता है। राज्यों का पुनर्गठन एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। चलिए अब वक्त है हमारे फाइनल राउंड का। और अब आता है हमारा फाइनल राउंड, वास्तविक दुनिया पर प्रभाव। इसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल 4 ने प्रैक्टिकली भारत की हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया है।
ये सवाल हमारे देश के इतिहास से जुड़ा है। इनमें से किस राज्य को बनाने में आर्टिकल 4 का इस्तेमाल हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी तेलंगाना, सी गोवा या डी उपरोक्त सभी। तेलंगाना तो अभी कुछ साल पहले ही बना है, तो वो तो पक्का होगा, पर गोवा और सिक्किम भी। मैं ऑप्शन बी तेलंगाना के साथ जाऊंगी। कोशिश अच्छी थी, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ओहो, ये सभी? जी हाँ, आर्टिकल 4 का इस्तेमाल इन सभी राज्यों और इनके अलावा उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे कई और राज्यों को बनाने और रीऑर्गेनाइज करने के लिए किया गया है। अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ज्ञान का सागर बहुत गहरा है, बस डुबकी लगाते रहो। तो आर्टिकल 4 का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इसने हमारे देश के पॉलिटिकल मैप को शेप देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए राज्य बनाना मुमकिन हो पाया है। तो हमारा क्विज यहीं खत्म होता है। चलिए एक बार फटाफट से उन सभी जरूरी बातों को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज सीखी। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 को पावर देता है। इसके लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। इसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाता, और ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। और आखिर में बस इतना याद रखिए, संविधान को समझना सिर्फ अनुच्छेदों को जानना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि वे मिलकर राष्ट्र को कैसे आकार देते हैं। ये जीके प्रश्न सक्सेस विद अंकित स्वा से था। प्रतिदिन जीके सीखते रहें, सफलता अवश्य